हाय डियर स्टूडेंट्स, हम आज बात करेंगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का मतलब होता है कि इसमें वो ऑर्गन आते हैं जो चेस्ट कैविटी के बाहर पाए जाते हैं। उन्हें हम बोलते हैं कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं। इसमें जो हमारे ऑर्गन आते हैं, पहला नाम है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो हैं ये दो होते हैं। इससे आगे जब ये बढ़ती हैं ब्रोंकाई तो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। और उसके बाद जो है लंग्स है, और लंग्स के बाद जो है मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन है। यानी कि जो हमारी जो रेस्पिरेशन होती है वो हमें जो सांस होता है, जो हम सांस लेते हैं, उसके लेने में हेल्प करती हैं। इसमें जो हम पहले बात करेंगे तो ट्रेकिया के बारे में बात करेंगे कि ट्रेकिया जो हमारा होता है उसमें क्या क्या आता है। ट्रेकिया जो है उसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, यानी कि ये हवा लेने का पाइप है। ट्रेकिया लैरिंक्स से लेकर नीचे तक फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक फैला हुआ होता है। यह नीचे आकर लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाइयों में डिवाइड हो जाता है, जो दोनों तरफ के लंग्स में एंटर कर जाता है। एक जो है वो लेफ़्ट वाले लंग्स में चला जाता है और दूसरा जो है वो राइट वाले लंग्स में चला जाता है। यह जो है जो ट्रेकिया होता है इसकी जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और यह इसोफेगस से आगे पाई जाती है। इसके बाद इसके हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। जो स्ट्रक्चर होता है इसका, इसमें ये बना हुआ होता है 16 से लेकर 20 सी शेप्ड रिंग्स जो होते हैं, सी की तरह जो रिंग होते हैं वो आपस में मिलके बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रैकिया। यह जो है हाईलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनता है, यानी कि जो हाईलाइन कार्टिलेज होती हैं इसको बनाने में हेल्प करती हैं। इसके बाद जो इसकी लेयर्स होती हैं, हम इनकी लेयर्स के बारे में बात करेंगे। इसमें जो लेयर होती हैं उनके नाम हैं आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। जो आउटर लेयर होती है ये फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनी होती है, और जो इनकी मिडल लेयर होती है, मिडल लेयर इनकी स्मूथ मसल से मिलकर बनी हुई होती है। इसके बाद जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर लेयर। इनर लेयर में सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर बनी होती है, जो कि ट्रेकिया के जो लेयर्स होती हैं, यानी कि ट्रेकिया जो होता है उसको बनाने में हेल्प करती है। इसके हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में ब्लड सप्लाई के बारे में, यानी कि जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है वो ट्रेकिया में किस प्रकार होती है। तो इसमें जो है वो एक नर्व सप्लाई है और एक इसमें ब्लड सप्लाई है। यानी कि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम बोलते हैं आर्टियल। जो ब्लड सप्लाई होती है वो इन्फीरियर थायराइड एंड ब्रोंकियल आर्टरी के द्वारा की जाती है, जो इसमें ऑक्सीजनेटेड O2 ब्लड दिया जाता है। जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो थायराइड वेन के द्वारा वो वापस ले जाया जाता है, जो कि ड्रेनेज किया जाता है। इसके बाद जो है इसमें नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। इसकी जो नर्व सप्लाई है वो लैरिंजियल नर्व के द्वारा की जाती है, यानी कि लैरिंजियल जो नर्व होती है ये यहाँ पर हमें जो नर्व सप्लाई देती है, स्टिमुलस करती है, इसको एहसास देती है, तो उसको हम नर्व सप्लाई बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे ट्रेकिया के फंक्शन के बारे में कि ट्रेकिया जो है हमारी बॉडी में क्या काम करता है। तो जो ट्रेकिया होता है ये हमारी बॉडी में जो बना होता है, ये ट्रेकिया में कार्टिलेज की अरेंजमेंट ऐसी होती है कि ये एयरवे को किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन को नहीं होने देती है। यानी कि हमारा जो ट्रेकिया है उसका जो अरेंजमेंट है वो कार्टिलेज के द्वारा किया जाता है, जिससे कि हवा जाने में कहीं भी कोई रुकावट ना हो जाए। दूसरा जो पॉइंट है, ट्रेकिया में जो म्यूकस होता है और पार्टिकल्स जो उसके अंदर जाएंगे
लैरिंग्स के अंदर जो पार्टिकल्स जाते हैं उनको वो ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, उनको वो अंदर नहीं जाने देता है, जिसके कारण जो है म्यूकस एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद ट्रेकिया जो है वो एयर को वार्म, ह्यूमिडिटी और फिल्टर करने का काम करता है, ताकि कोई भी जो इसमें अनवांटेड ऑर्गेनिज्म है वो चले ना जाए। और ट्रेकिया इसके बाद हमें जो कफ रिलैक्स करता है, यानी कि अगर कोई पार्टिकल चला भी जाता है तो उसके बाद एक खांसी उठती है, इस खांसी कफ के द्वारा जो पार्टिकल अंदर जाते हैं उन पार्टिकल को वो एकदम वापस खींचने में मदद करता है। तो ये हमारा हो गया फंक्शन ऑफ द ट्रेकिया। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रोंकाई और स्मॉलर जो एयर पैसेज होते हैं, यानी कि जो हमारी ब्रोंकाई होती है उसके बारे में, और हमारा स्मॉलर एयर जो हवा जहाँ जाती है उनके बारे में हम देखेंगे। इसके बारे में ये पॉइंट है कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टीब्रा पर ट्रेकिया दो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है, एक ब्रोंकस लेफ्ट और दूसरी राइट ब्रोंकस की तरफ चली जाती है, यानी कि एक राइट ब्रोंकाई हो गया और एक हो गया हमारा लेफ्ट ब्रोंकाई। तो इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे कि आगे जो है ये हमें क्या फंक्शन ये करती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट ब्रोंकाई के बारे में। जो हमारी राइट ब्रोंकाई होती है, जो इसकी लेंथ होती है वो 2.5 सेंटीमीटर ये लंबी होती है, और जो राइट ब्रोंकाई है वो लेफ्ट ब्रोंकाई से थोड़ी चौड़ी और छोटी होती है, यानी कि जो आपस में कंपेयर करेंगे तो इसकी लंबाई थोड़ी कम होती है। और राइट लंग्स में ये एंटर करने के बाद 3 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, यानी कि इसके 3 भाग ये बट जाती है। तो ये हमने बताया आपको राइट ब्रोंकाई के बारे में। इसके बाद लेफ्ट ब्रोंकाई, जो लेफ्ट ब्रोंकाई है ये थोड़ी लंबी होती है, इसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर होती है, और राइट ब्रोंकाई से ये नैरो होती है, थोड़ी ये चौड़ी होती है, और ये लंग्स में एंटर होने के बाद 2 ब्रांचेज में डिवाइड हो जाती है, जबकि राइट होती है वो 3 ब्रांचेज में वो डिवाइड होती है। इसके बाद जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे ब्रोंक्यूल्स के बारे में, कि ब्रोंक्यूल्स जो हैं वो क्या होते हैं। जो ब्रोंकाई होती है वो फिर से सब डिवाइड हो जाती है ब्रोंक्यूल्स में, और ब्रोंक्यूल्स में जब डिवाइड हो जाती है फिर इसके बाद ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और रेस्पिरेटरी जो ब्रोंकाइल्स होते हैं और एल्वोलर जो डक्ट्स होते हैं फिर आगे वो फाइनली वो एल्वोलाई में डिवाइड हो जाते हैं। एल्वोलाई जो है जहाँ पर हमारा गैसियस एक्सचेंज होता है। इसके बाद एल्वोलाई, जो एल्वोलाई होती है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर हमारी जो गैस होती है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उनका एक्सचेंज होता है, यानी कि एल्वोलाई की जो वाल्स है वो बहुत ही पतली होती है, थिन होती है। इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स पाए जाते हैं, और एल्वोलाई कैपिलरीज से ये घिरा रहता है। रेस्पिरेशन की जो रेस्पिरेशन होता है उसके टाइम गैसियस जो है उनका एक्सचेंज होता है, वहाँ पर आपस में अदला बदली होती है, जो एल्वोलर की कैपिलरीज में होता है। यानी कि इसके बाद एल्वोलरी कैपिलरीज होती हैं, उन कैपिलरीज में वहाँ पे ऑक्सीजन का O2 का और CO2 का आपस में एक्सचेंज हो जाता है। इसमें जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर पाया जाता है, वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि ये जो काम होता है ये हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ले जाने में और CO2 को वापस लाने में हेल्प करता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो RBCs में प्रेजेंट होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है लंग्स के बारे में बात करेंगे हम। जो लंग्स है हमारा, उसमें हम नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी बॉडी में जो है वो 2 लंग्स पाए जाते हैं। ये थोरेसिक कैविटी में दोनों साइड पर पाए जाते हैं। ये कोन शेप्ड के होते हैं और हमारे शरीर में रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। लंग्स के 4 भाग होते हैं जिनका नाम होता है एपेक्स, बेस, कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस। इनके बारे में जो इसके जो पार्ट्स होते हैं हम आगे अगली स्लाइड में इनके बारे में आपको बताएंगे। ये हैं लंग्स के पार्ट्स। इसमें जो पहला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एपेक्स। एपेक्स जो है यह नेक के रूट से स्टार्ट होता है और यह राउंड शेप का होता है।
नंबर 2 जो है वो बेस है। बेस जो है ये कॉनकेव शेप का होता है और यह डायफ्राम के ऊपर डायफ्राम के ऊपर ये पाया जाता है। उसके बाद जो इसमें थर्ड जो इसका पार्ट होता है वो होता है कोस्टल सरफेस। कोस्टल सरफेस यह एक कन्वेक्स आकार का होता है और ये कोस्टल कार्टिलेज, रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स के पास पाया जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उसका नाम है कि ये है मीडियल सरफेस। यानी कि मीडियल सरफेस जो होता है यह कॉनकेव और ट्रेंगुलर आकार का होता है, शेप का होता है, जिसे हाइलम कहते हैं। ये लंग्स का हाइलम होता है। यह सरफेस 5th, 6th और 7th वर्टिब्रा के सामने मतलब उसके फ्रंट में पाया जाता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है हमारा हाइलम। यानी कि अब हम बात करेंगे कि हाइलम के बारे में कि हाइलम क्या होता है। यानी कि जो हाइलम होता है वो ब्रोंकाई, हाइलम से ब्रोंकाई, पल्मनरी आर्टरी और पल्मनरी वेन और नर्व्स वो हैं वो अंदर और बाहर यानी कि इनसाइड और आउटसाइड वो हैं चली जाती हैं। जो राइट लंग्स हैं वो 3 लोब्स में बना हुआ है। यानी कि अब हम इनके लोब्स के बारे में बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से लोब्स होते हैं। तो जो हमारा राइट लंग्स होता है उसमें 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर लोब, मीडियल लोब और इन्फीरियर लोब। ये जो हमारा लंग्स होता है जो राइट वाला है ये 3 लोब्स में डिवाइड होता है। इसके बाद हम लेफ्ट के बारे में बात करेंगे। जो हमारा लेफ्ट जो लंग्स होता है यह थोड़ा छोटा होता है, मतलब ये थोड़ा इसका साइज़ जो राइट से थोड़ा छोटा होता है क्योंकि इसमें इसकी साइड में इसके ऊपर हार्ट मतलब इस साइड में हार्ट होता है और राइट साइड में हमारे जो हार्ट नहीं होता है। इसलिए यह 2 ही लोब से मिलकर बना हुआ है जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर लोब एंड इन्फीरियर लोब। यानी कि 2 लोब इसमें होते हैं। जो लोब्स होते हैं ये बहुत सारे लोब्यूल से मिलकर बनते हैं। लंग्स को पल्मनरी आर्टरी द्वारा डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो पहुंचाया जाता है और पल्मनरी वेन के द्वारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे हार्ट में पहुंचाया जाता है। यानी कि लंग्स से पल्मनरी वेन लेती है और हार्ट में उसको आगे दे दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे प्लूरल एंड प्लूरल कैविटी के बारे में कि जो प्लूरल जो कैविटी है वो क्या होती है। यानी कि जो प्लूरा होता है उसमें सीरस मेम्ब्रेन से बना हुआ होता है, उसमें एक मेम्ब्रेन होती है लिक्विड। प्लूरा लंग्स को ऊपर से कवर करता है और प्लूरा में जो हैं 3 जो हैं वो सीरस फ्लूइड पाए जाते हैं। यानी कि जो उसमें प्लूरा है उसमें सीरस जो फ्लूइड है वो हमें पाया जाता है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो है उसमें जो लेयर होती है 3 लेयर जो होती हैं उसको बोलते हैं हम विस्कुलर प्लूरा, पेरिटियल प्लूरा और प्लूरल कैविटी। तो पहले हम बात करेंगे विस्कुलर के बारे में। जो यह एक इनर कवरिंग होती है और यह लंग्स के ऊपर के सरफेस को कवर करती है। अगला जो तीसरा है सेकंड है इसका उसका नाम है पेरिटियल प्लूरा। यह बाहर वाली कवरिंग होती है और थोरेसिक सरफेस और एंड डायफ्राम को कवर करती है। तीसरी प्लूरल कैविटी होती है। यह पेरिटियल और विस्करल के बीच का स्पेस होता है, उसे हम प्लूरल कैविटी कहते हैं। इसमें सीरस फ्लूइड पाया जाता है जो कि दोनों लंग्स को आपस में जो ये रगड़ लगती है उससे रगड़ लगने से ये बचाता है। यानी कि जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन को ये एब्जॉर्ब करने में हमें मदद करता है। उसके हम बात करेंगे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि हमारे रेस्पिरेशन में कौन कौन सी मसल्स पाई जाती हैं, तो इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम एयर अंदर लेते हैं उस वक्त जो है चेस्ट मसल्स के कारण फैलती हैं। 2 तरह की मसल सांस लेने में हमें मदद करती है। एक होती है इंटरकोस्टल मसल और दूसरी होती है डायफ्राम। तो पहले हम जो बात करेंगे वो इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में आपको बताएंगे। तो इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं यह 11 पेयर्स की होती है और ये हमारी 12 रिब्स के में पाई जाती है।
यह जो एयर लेते हैं उस वक्त नीचे की तरफ और आगे की तरफ ये फैलती है, यानी कि ये स्प्रेड हो जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे डायफ्राम के बारे में कि डायफ्राम मसल्स जो हैं वो क्या होती हैं। यह थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में पाई जाती है। यह भी इंटरकोस्टल मसल्स की तरह नॉर्मली रेस्पिरेशन में मदद करती है। जब डायफ्राम मसल्स कंट्रैक्ट करती है तो थोरेसिक मसल पर प्रेशर बनता है, यानी कि एक दबाव बनता है यहाँ पे, और एब्डोमिनल कैविटी में प्रेशर बढ़ जाता है। थोरेसिक कैविटी में प्रेशर कम होने से थोरेसिक कैविटी जो है एनलार्ज, थोड़ी सी बड़ी हो जाती है और चारों तरफ जिससे सांस लेने में हमें एयर जो हम अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसमें हमें एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो हमारे लिए इजी यानी कि आसान हो जाता है। उसमें जो है डायफ्राम मसल्स जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगला जो पॉइंट है हमारा है वो है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि इसका फंक्शन क्या होता है। इसमें सबसे पहले जो है वो पॉइंट है नॉर्मल रेस्पिरेशन, यानी कि हम 1 मिनट में नॉर्मल जो है वो कितने बार हम सांस लेते हैं। तो नॉर्मली जो सांस लेते हैं उसका है 12 to 15 मिनट जो है, इतने बार हम एडल्ट जो पर्सन होता है वो ब्रीदिंग करता है। तो 12 to 15 ब्रीथ पर मिनट हम लेते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है। जब एल्वोलाई और ब्लड के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का, तो उसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं। जब वेनस ब्लड शरीर के टिश्यू से लंग्स तक पहुंचता है और एल्वोलाई में ऑक्सीजन उसके अंदर चली जाती है, ऑक्सीजन उसके अंदर सप्लाई हो जाती है, जो हमारे हीमोग्लोबिन है, जो RBCs है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसके बाद है इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या होता है, जब ब्लड और बॉडी के सेल्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है और उसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। जो O2 ब्लड होता है वो स्ट्रीम से कैपिलरी वॉल से टिश्यू तक पहुंचती है और CO2 जो सेल्स से ब्लड स्ट्रीम से वेनस तक पहुंचा देती है। तो 2 तरह का रेस्पिरेशन हो गया, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसके बाद एक पॉइंट है हमारा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी जो इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि एक ब्रीद में जितनी हवा मैक्सिमम जो हवा जो होती है वो हमारे फेफड़ों यानी कि लंग्स में जाती है और बाहर आती है, यानी कि ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के जो प्लस कर देते हैं आप उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। उसके बाद टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है एक ब्रीद में जितनी हम हवा अंदर लेते हैं और बाहर आती है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। ये होता है 500 ml। उसके बाद होता है इंस्पायरेशन का मतलब होता है जब थोरेसिक कैविटी की कैपेसिटी बढ़ जाती है तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम जो मसल्स होती है वो नीचे की तरफ मूव करती है, जिसमें प्लूरल कैविटी का प्रेशर कम हो जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। लंग्स से जब खींचते हैं और एल्वोलाई अपने अंदर हवा ले लेती है, जिससे लंग्स के अंदर जो है और एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर, लंग्स के अंदर और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर वो बराबर हो जाता है, उसे हम IRV कहते हैं, इंस्पायर्ड रिजर्व वॉल्यूम। यह नॉर्मली 3100 ml होता है। उसके बाद एक्सपायरेशन का मतलब है जब गैसेस को बाहर निकाला जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपायरेशन से पहले हवा जो एयर का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा लंग्स में होता है और हमेशा जो एयर होती है उसका जो प्रेशर है वो हायर से लोअर प्रेशर की तरफ मूव करता है। हवा जो एयर है लंग्स से बाहर निकलती है। जब लंग्स में प्रेशर बढ़ जाता है तो इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम रिलैक्स हो जाते हैं। उसके बाद इसमें एक लास्ट पॉइंट है रेजिड्यूल वॉल्यूम का मतलब है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद लंग्स में जितनी हवा शेष रह जाती है, रिमेनिंग हो जाती है, उसको हम रेजिड्यूल वॉल्यूम कहते हैं। ये नॉर्मली होता है 1200 ml। तो ये जो हमारा टॉपिक हो गया ये हो गया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है।
जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने आपको बताया है कि जो हमारा अपर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनमें कौन कौन से पार्ट आते हैं उसके बारे में हम आपको डिस्कस किया है। और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने बताया है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, उसके फंक्शन क्या हैं, वो कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं, उनके बारे में मैंने आपको समझाया है। थैंक यू बच्चों।